हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चरल स्कीम्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये मध्य प्रदेश इकोनॉमिक्स का जो यूनिट है उसमें एग्रीकल्चर स्कीम्स स्पेसिफिक टू मध्य प्रदेश एक टॉपिक दिया हुआ है। तो ये आज अपन स्कीम्स पढ़ेंगे। आज अपन सिर्फ 7 स्कीम्स पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं। तो ये पूरी लिस्ट नहीं है, और भी लिस्ट है जो पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में आएंगी। तो आज अपन 7 स्कीम्स पढ़ रहे हैं, कल जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें आगे की स्कीम्स पढ़ेंगे। ओके, स्कीम्स आपको मैंने बताया था हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। गवर्नमेंट का काम होता है कि किसी भी चीज़ के लिए पॉलिसी बनाए, सॉल्यूशन बनाए। स्कीम्स हर किस्म का सॉल्यूशन होता है। तो पहले के जो लेक्चर्स देखे अपन ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सीड्स, मैन्योर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इन सब की प्रॉब्लम्स देखे, तो आप वो पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि स्कीम्स हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो स्कीम्स को याद रखने के लिए प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम पता है या रफ हिंट है कि यार ये प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो भाई इसकी स्कीम्स हमें याद रहेंगी। तो स्कीम एक टाइप का सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएम खेत तीर्थ योजना। ये जितनी भी आप स्कीम्स लिख रहे हैं, इसमें ये स्कीम आपने यहाँ से यहाँ तक लिख ली, कुछ गैप छोड़ेंगे अपनी कॉपी में, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा। गैप इसलिए क्योंकि मान लीजिए उसमें कोई करंट अफेयर्स की कोई चीज़ आती है, कोई अपडेट आता है, कोई चीज़ नया हमें पता चलता है, आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स कोई मिलती है, तो आप उस जो गैप छोड़ा उसमें आप लिख लेंगे। तो सीएम खेत तीर्थ योजना के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसमें डील करते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स कैन विजिट अ स्टेट और कंट्री टू लर्न more about new techniques or technologies in the field of agriculture, animal husbandry, agriculture engineering, fisheries, etc. Okay, so basically progressive farmers ऐसे farmers जो अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो प्रोग्रेसिव रहना चाहते हैं, वो कुछ नया सीखना चाहते हैं। मान लीजिए वो ड्रिप इरीगेशन सीख रहे हैं, या उन्हें स्प्रिंकलर इरीगेशन के बारे में जानना है, या फिर मान लीजिए कोनिकल इरीगेशन है, रेज्ड बेड कल्टीवेशन प्रोसीजर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, टिश्यू कल्चर है, मतलब कुछ नया सीख रहे हैं चाहते हैं। तो वो मध्य प्रदेश में मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी और स्टेट या कंट्री को विजिट कर सकते हैं और उनका जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। ओके, सो बेसिकली अलग अलग फील्ड उन्होंने एग्रीकल्चर को भी और एलाइड एक्टिविटीज़ को भी इसमें जोड़ दिया है। तो एलाइड मतलब कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हस्बेंड्री, फिशरीज़, फ्लोरिकल्चर, आपका हॉर्टिकल्चर वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट जो स्कीम है चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना। इसका दूसरा नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। आज के डेट पे टुडे ये वाला नाम चल रहा है, इसका पुराना नाम ये था। ओके, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो बेसिकली ये स्कीम क्या है, इसमें 4,000 रुपये किसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट, साल में 2 इंस्टॉलमेंट उसे मिलेंगी। एक इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये जाएंगे उसके अकाउंट में। ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा इसके एक्सपेंसेस। किसको मिलने वाले हैं? टू बेनिफिशरीज ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आपको पता है कि कुछ साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपये हर किसान के अकाउंट में जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, ये वो किसान रहेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग कम है। ठीक है, इस टाइप के लोग किसानों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उनके अकाउंट में 6,000 रुपये जाएंगे। उस 6,000 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसमें से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है। तो टोटल उसके पास कितने पहुंच गए? 10,000 रुपीज़ पर ईयर। ओके, तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कैटेगरी के अंदर आएगा। कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और कुछ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है। टोटल 10,000 रुपीज़ पर ईयर मिलेगा। बेनिफिशरीज विड बी लाइक, किसको मिलना चाहिए पैसा? इट वुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंडक्टिंग अ सर्वे होगा, उसके हिसाब से फिर पता चलेगा कि किसको पैसा मिलना चाहिए, और उनका फिर एंट्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पे किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का पोर्टल है, और ये एंट्री पटवारी जो उस जगह का डेजिग्नेट पटवारी है वो करेगा। ओके, पटवारी इस पोर्टल में उस किसान वगैरह का आइडेंटिटी वगैरह डाल देगा और उसको इतना पैसा मिलता रहेगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो 10,000 रुपीज़ है, गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी के साथ अटैच नहीं किया है। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने आपको ये नहीं बोला है कि आपको 10,000 रुपये का ये खरीदना है, वो खरीदना है, कुछ नहीं बोला। आपको अकाउंट में 10,000 रुपये मिल जाएंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा खर्च करिए। ठीक है, इसके पहले एग्जैक्टली क्या हो रहा था, काफ़ी ऐसी स्कीम्स थी जहाँ पे अटैच्ड फंड था, मतलब वो पैसा आता था पर आपको वो सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च करना है। किसान एक जो किसान है ना, उसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। कई बार क्या होता है कि उसे सीड खरीदने होते हैं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो वो कहाँ से खरीद लेता है? साहूकार के पास से लोन लेता है, फिर वो सीड खरीदता है। अब क्या होगा कि जब उसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो इसका कुछ पैसा वो साहूकार को चुका देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको उसका वो पैसा एग्रीकल्चर में ही खर्च करना है, वो किसी को शादी का कुछ खर्च करना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हेल्थ एक्सपेंडिचर हो गया, उसका खर्च कर सकता है। तो इट इज़ नॉट अटैच्ड फंड, इट्स अ डी अटैच्ड फंड, ये आपको याद रखना है।
ये जो पैसा है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है, सीधे उसके अकाउंट में चला जाएगा। और आपको जेम ट्रिनिटी के बारे में पता होना चाहिए, जनधन, आधार, मोबाइल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इस वक्त इंडिया में, और उसी के बेसिस पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसका एक पार्ट है। आपको पता है कि ये स्कीम इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि आपको वो जो आपकी स्कीम थी जिसमें बैंक अकाउंट खोले गए थे काफ़ी सारे, मैं नाम भूल गया उस स्कीम का, क्योंकि बैंक अकाउंट है तो इसलिए डायरेक्टली उसके अकाउंट में चला जाएगा। ओके फाइन। देन सूरज धारा स्कीम्स, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, कंप्लीटली मध्य प्रदेश के अंदर एप्लीकेबल है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एप्लीकेबल है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले हमें ढूंढने पड़ेंगे SC, ST एंड स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स कौन होते हैं? जिनकी लैंड होल्डिंग कम होती है, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, ठीक है, एक पूरा परिवार है पर बहुत छोटा सा ही ज़मीन है, तो ऐसे लोग स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब क्योंकि इनकी लैंड होल्डिंग कम है और तो बेसिकली होगा क्या कि जो भी फसल उगाएंगे या जो भी चीज़ें उगाएंगे उसके जो सीड्स रहेंगे उसी सीड्स को ये दोबारा यूज़ करेंगे, ठीक है, रीयूज़ करेंगे सीड्स को, रीयूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि नया सीड्स का पैसा तो रहेगा नहीं क्योंकि छोटा लैंड होल्डिंग है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब उस सीड को रीयूज़ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है। तो एक बार मान लीजिए एक खेत में 1 एकड़ का खेत है, उसमें आपने लगाया तो मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये का गेहूँ आपका आ गया। अगले बार आप उसी गेहूं को यूज़ करोगे, कुछ बेच दोगे, कुछ अपने कंजम्पशन के लिए रख लोगे, कुछ दोबारा उसे उगाओगे। तो जो आप दोबारा उगाओगे तो अगले साल जो इस बार 20,000 रुपये का बिका वो अगले साल शायद आपका 18 या 16,000 रुपये का बिकेगा और उसके अगले साल फिर वो होगा। तो बेसिकली विथ टाइम ना सीड की प्रोडक्टिविटी लेवल कम होता जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक तो वैसे भी वो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है, लैंड होल्डिंग पैटर्न वैसे भी कम है और उसको जो दाम मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा पॉवर्टी के उसमें जा रहा है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उनके सीड को एक्सचेंज कर देती है अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स के साथ, या फिर ऐसा करती है कि गुड क्वालिटी सीड्स के साथ एक्सचेंज कर सकती है, या फिर सीड को बदल देती है। जैसे कि उनने सामने वाले ने उसे वो हमेशा चावल की खेती कर रहा था, तो गवर्नमेंट को लगा है उस जगह के जो भी इंचार्ज रहेंगे उसको ऐसा लगा कि नहीं यार इस जगह पे मक्का अच्छा हो सकता है, तो उसका चावल ले लेगा, उसको मक्का दे देगी और उसको बोलेगी भाई यू कैन एक्सचेंज इट। सो दिस स्कीम इज नोन एज सूरज धारा स्कीम, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और फॉर एग्जांपल ये ट्राइबल इलाके का आप एग्जांपल ले सकते हैं। झाबुआ में कोई ट्राइबल पर्सन है जो बेसिकली उसके पास जो सीड वगैरह वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो वो एक्सचेंज करवा सकता है, सीड एक्सचेंज प्रोग्राम है ये। फिर अन्नपूर्णा योजना, ओके, ये बेसिकली सूरज धारा के साथ साथ ही चलती है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हु आर अनेबल टू परचेज, वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। तो ऐसे केस में दे विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में ताकि वो एक हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स खरीद सकें। तो यहाँ पे सीड को एक्सचेंज कर दिया जा रहा है और यहाँ पे उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं ताकि वो नया सीड खरीद सकें, एक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीद सकें, HYV सीड्स, ठीक है। ये वही सीड्स हैं जिसकी वजह से आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह रिस्पॉन्सिबल है। हाई यील्ड वैरायटी, या फिर आप कह सकते हैं दूसरा हाइब्रिड सीड्स भी खरीद सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स खरीद सकते हैं। ओके, अब एक आपको याद रखना है, अन्नपूर्णा योजना अलग है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अलग है, ये योजना अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ अन्नपूर्णा योजना है और मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको जो राशन दिया जा रहा है वो अन्नपूर्णा योजना के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उस स्कीम का नाम अंत्योदय अन्न योजना है, AAY स्कीम है, यहाँ पे उसका नाम मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस है, ये अन्नपूर्णा योजना इसके साथ ही साथ चलती है, दोनों का एक साथ ही जनरली जब भी नोटिफिकेशन आता है तो साथ में आता है इनका। देन वी हैव गॉट तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये मध्य प्रदेश के सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में चलती हैं। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे सपोर्ट करके रखे, मेरे ख्याल से जो मुझे पता है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने एशियन डेवलपमेंट बोर्ड ने इस स्कीम को फाइनेंस किया था। ओके, तो ये इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं ताकि वुमेन को फाइनेंस मिल सके, नेटवर्किंग मिल सके, ग्रास रूट इनिशिएटिव्स पे वो इंस्टीट्यूशंस पे काम कर सकें, लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी हो गई, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो गए, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिल सके। देखिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। एक मान लीजिए कोई लेडी है जिनका नाम है मिस आर, ठीक है, तो ये बैंक जाती हैं और बैंक में जाके बोलती हैं कि सर मेरे को एक कला आती है, मान लीजिए उन्हें कारपेट बनाते आता है या चटाई वगैरह बनाते आता है, और वो बैंक के पास जाती हैं कि मुझे इसके रॉ मटेरियल के लिए आई नीड सम फाइनेंस। बैंक डिनाई कर देता है, बोलता है कि आप बदले में हमें कोलेट्रल के फॉर्मेट में क्या देंगी,
ठीक है, क्योंकि ये इनके पास खुद की इंडिविजुअल फाइनेंसिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। तो इसी तरह की 10-15 लड़कियों को और इकट्ठा कर देती हैं जिनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ स्किल है, या शायद नहीं भी हो, तो वो इकट्ठा हो जाती हैं। जब वो इकट्ठे हो जाती हैं तो क्योंकि वो ग्रुप ऑफ 10 है और वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, अपने आप को एक फॉर्म कर लेते हैं, क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब क्योंकि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक इनको फाइनेंस कर देता है, क्योंकि कलेक्टिव 10 लोगों का ग्रुप है। जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, चटाई वगैरह बनाना शुरू करते हैं, उसका वो मार्केट में बेचते हैं, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी पर्सन को बेच सकते हैं, जो उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकता है, किसी और जगह पे बेच सकता है। तो जाहिर सी बात है, इनका सामान बिकेगा तो पैसे मिलेंगे तो बैंक का जो लोन लिया है वो चुक जाएगा, और खुद एम्पावर हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि चटाई कैसे बनना है। अब विद टाइम वो प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे और इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी काम आ जाता है। आपने देखा होगा इस वक्त कोविड के टाइम पे काफ़ी ऐसे ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो मास्क बना रहे हैं, मास्क पे उनका नाम वगैरह लिखा रहता है, ऑनलाइन बिक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। ओके, तो बेसिकली इनका वर्किंग मैकेनिज्म काफ़ी स्ट्रांग रहता है, ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अपार्ट फ्रॉम एम्पावरमेंट और भी वो होते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में इनको काफ़ी वो मिलता है। किसी भी वुमेन को अगर हेल्थ के बारे में जानकारी देनी हो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को बोल दो, वो सब एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर जाके कोई डॉक्टर उन्हें बता सकता है वुमेन हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। अगर मान लीजिए उन्हें बैंक फैसिलिटीज़ के बारे में जानना है, उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग है, डिजिटल लिटरेसी की बात है, तो ये सब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आसानी से दे सकते हैं। आपको याद रखना है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम करके एक स्कीम है, ये नाबार्ड चलाता है। तो नाबार्ड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काफ़ी एक्टिव है, मध्य प्रदेश में भी और बाकी जगहों पे भी, ठीक है। तो नाबार्ड के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज, बैंक लिंकेज प्रोग्राम में काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके, फिर आता है आपका स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, STRY स्कीम। ओके, इसमें क्या होता है कि जो रूरल यूथ हैं उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं, किन मामलों में, एग्रीकल्चर बेस्ड वोकेशनल एरिया की ट्रेनिंग दी जाती है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। प्री कंडीशन ये होती है कि आपको 18 साल के ऊपर होना है और दूसरा आपका लगभग 5th क्लास पास होना चाहिए। तो जनरली दोनों कंडीशन जनरली रूरल लेवल पे मीट हो जाती है। और इसमें गवर्नमेंट ने 50 स्किल सेट को आइडेंटिफाई करके रखा है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, मान लीजिए ट्रैक्टर कैसे चलाना है, ये एक स्किल सेट हो गया। ट्रैक्टर के पीछे जो आप लगाते हो अप्लायंसेस वगैरह जो भी एप्लीकेशंस रहते हैं, उसमें क्या क्या कैसे फिट करना है, उसे छोटी छोटी चीज़ों का स्किल सेट रहता है। तो उस बेसिस पे ये 50 स्किल सेट डिटरमाइंड है। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेनिंग देगी। किसी भी इंसान के पास जब स्किल सेट आ जाता है, उसे 4-5 चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, तो उससे होता क्या है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ा सकता है, वो अपना प्राइस खुद क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ये फ़ायदा मिलता है आपको स्किल ट्रेनिंग एंड रूरल यूथ जो स्कीम रहती है, ये मध्य प्रदेश में चल रही है स्कीम। और इसको मैनेज करता है, इसको मतलब इसका जो इंचार्ज है वो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके हैदराबाद में लोकेटेड है, वो इस स्कीम को चलाता है, ठीक है। तो बेसिकली पूरे इंडिया का स्कीम वही देखता है। फिर यही जो इंस्टीट्यूशन है ये दूसरा स्कीम भी चलाता है जिसका नाम है फार्मर कैपेसिटी असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन स्कीम, FCAC स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज एम्ड टू प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन टू द फार्मर्स हु हैव एक्वायर्ड डिजायर्ड स्किल्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज बट डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट। मतलब उनको स्किल आती है, उन्हें पता है कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, वो भाई साहब बहुत पहले से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आ रहे हैं, उन्हें नया मॉडर्न फार्मिंग पता ही नहीं है। ये बहुत इंटीरियर में रह रहा है कोई आदमी, इस आदमी को मान लीजिए कोई एक एलाइड एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट में वो अपने इलाके में ऑलरेडी प्रॉन का कल्चर कर रहा है या फिशिंग कर रहा है अपने गाँव में, उसे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। तो उसके बेसिस पे उसी जो भी उसको स्किल सेट है, उस स्किल सेट को रिकॉग्निशन देना। कैसे रिकॉग्निशन दोगे, उसे एक सर्टिफिकेट देके। सर्टिफिकेट कैसे दोगे कि आपका असेसमेंट होगा पहले कि देख लिया जाएगा कि आपको कितना आता है, और आपको ये देख लिया जाएगा कितना आता है, उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट कृषि विज्ञान केंद्र, नेहरू युवा केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा। सामने वाला जब सर्टिफाइड हो जाएगा तो उसका जॉब लग सकता है इजीली। वो बेसिकली अपने गांव में एक सर्टिफिकेट के साथ काम कर सकता है, गवर्नमेंट को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो उसे बुला सकती है,
सेकंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग दे सकती है उसे कि आपको पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है, अब हम आपको स्पेसिफिक टिश्यू कल्चर प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहे हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन में वर्क कर सकता है। तो जितना ज़्यादा सामने वाला एम्पावर होता जाएगा उतना ज़्यादा वो अपनी प्राइस क्रिएट कर सकता है, वो मार्केट से अपना स्किल सेट के बेसिस पे अपनी प्राइस निकाल सकता है बाहर। ओके, सो ये 7 स्कीम्स हैं। मैं आपको और आगे की स्कीम्स अगले लेक्चर में बताऊंगा, वो पार्ट 2 रहेगा इस लेक्चर का। अभी आप इतना लिख लीजिए, और ये बेसिकली आपको बस याद रखनी है कि क्या क्या स्कीम्स रहती हैं। मेंस में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन स्कीम से नहीं आएंगे, क्योंकि ये फेमस स्कीम्स नहीं हैं। भावांतर भुगतान योजना, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म स्कीम्स, और जो जनरली क्वेश्चन आता है वो ये है कि ओवरऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मध्य प्रदेश और कैसे स्कीम्स उनका सॉल्यूशन कर रही है। तो आप कंक्लूजन में आप स्कीम्स लिख सकते हो, या स्कीम स्पेसिफिक उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप एक 2 लाइन में उस स्कीम्स के बारे में लिख सकते हो। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी स्कीम के बारे में पूरा 11 नंबर का आ रहा है, अनटिल अनलेस ये सब छोटी छोटी स्कीम्स हैं। तो आपको नाम याद रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को मुझसे बात करनी है फ़ोन पे, व्हाट्सअप पे, कुछ भी, तो आप एक बार मुझे मेल कर दीजिए nidhishuacademy@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए, एंड आई विल मेल यू बैक, एंड देन मैं आपको कोई भी और हेल्प रहती है तो मैं आपको वो ऑफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड इतना पढ़िए। ठीक है।